रोजाना सुबह 9 बजे जयसिंह सर के साथ लाइव जुड़ने के लिए तथा राजस्थान जीके की क्लास सबसे पहले देखने के लिए अभी और इसी वक्त वर्दी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं जयसिंह मीना वर्दी यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और 9 बज चुके हैं। मैं फिर आपके पास हाजिर हो चुका हूं और बिल्कुल यहाँ हम कल हमारा जो इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसमें हम भौतिक प्रदेश की क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और भौतिक प्रदेश की प्रारंभिक जो स्थिति है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अरावली भौतिक प्रदेश में हमने बात की थी कि राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। कल मैंने आपको डायग्राम बनाकर इसकी पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दी थी कि उनकी विशेषताएं जिनकी बात कर चुके थे। आज हम लोगों को क्या करना है, उन 4 भौतिक प्रदेशों में से प्रथम भौतिक प्रदेश जो अरावली पर्वतमाला है उसको हमें पढ़ना है और उसके बाद में उसकी संपूर्ण जानकारी हमें क्या करनी है, प्राप्त करनी है। इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला के बाद में हम पश्चिमी रेगिस्तान भौतिक प्रदेश की बात करेंगे, फिर पूर्वी मैदान की बात करेंगे और उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के भी क्या करेंगे, बातें करेंगे। जो बंदे मेरे साथ जुड़ चुके हैं अपनी पेन कॉपी खुल गई हो गई और बिल्कुल मैं तैयार हूं और आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए और हम अरावली पर्वतमाला को विस्तार से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं पहली बार डाल रहा हूं कि अरावली पर्वतमाला जो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, अरावली पर्वतमाला को विस्तार से देखने जा रहे हैं। इसमें मैं मेन हेडिंग डालू अरावली पर्वतमाला। ये है आपकी अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला की जब बात करते हैं तो यहाँ से हम 2 बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, उसके बाद में हम इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कि मैं यहाँ राजस्थान की अगर बात करता हूँ या फिर सीधे तौर पे मैं इसको लेना चाहूँ तो यहाँ मैं सबसे पहले इसकी बात कर देता हूँ। ये अपना एक छोटा सा राजस्थान का डायग्राम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इस राजस्थान के डायग्राम की अगर अपन बात करते हुए आगे चलते हैं तो राजस्थान के बीचों बीच यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये पूरी की पूरी जो है वो क्या है, अरावली पर्वतमाला है। क्या है, अरावली पर्वतमाला है। अगर हम इसकी बात करें, अब इस अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। ये आपकी अरावली पर्वतमाला है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बिल्कुल अगर बात करें तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है। अगर यहाँ अवशेष की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड। किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है। एक बात तो अपने को यहाँ पे करनी है। उसके बाद में हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल आता है इसका उत्पत्ति काल। क्या आ जाता है, उत्पत्ति काल। और उत्पत्ति काल की जब हम बात करते हैं तो वो आता है प्री कैम्ब्रियन काल। इसका जो उत्पत्ति काल है वो प्री कैम्ब्रियन काल है। ये आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व, 65 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल के दौरान। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें उसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं आगे तो सबसे पहले आता है अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का है। और उत्पत्ति काल क्या है, प्री कैम्ब्रियन काल है और लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पे अगर तीसरी बात करें तो वो आता है राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश जो है वो कौन सा है, अरावली पर्वतमाला।
अब देखो हम यहाँ पे जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अब अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है। तो यहाँ पे हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार, तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, किसकी ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है। बिल्कुल यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ आता है पालनपुर, और ये पालनपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। पालनपुर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और इधर अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ आ जाता है रायसीना की पहाड़ी, और ये रायसीना की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। अगर हम चर्चा करें उसके बाद में इसका विस्तार कहाँ से, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी यानी दिल्ली तक ये फैला हुआ है, जिसकी अगर बात करें। इसके अलावा इसका विस्तार राजस्थान में है, और राजस्थान के बाद में इसका विस्तार कहाँ है, हरियाणा में भी है। अर्थात ये भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और कौन सा है, गुजरात में ये फैला हुआ है। अब बात आती है प्रारंभिक बिंदु पालनपुर गुजरात से है, और इसका अंतिम छोर रायसीना की पहाड़ी कहाँ है, दिल्ली। इसके ऊपर मैंने कल चर्चा की थी आपसे, संसद भवन स्थित है। कौन सा भवन स्थित है, संसद भवन। और इस संसद भवन की व्याख्या हमने कल कंप्लीट, आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि संसद भवन का उल्लेख कौन से में है, इसकी संपूर्ण जानकारी, इसके अंग कौन कौन से हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की हम लोगों ने बात की थी। जैसे संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 के अंतर्गत है। और इसकी हमने बात भी की थी, और बिल्कुल इसको विस्तार से हमने देखा भी था। तो रायसीना की पहाड़ी पे कौन सा भवन है, संसद भवन स्थित है। तो यहाँ तक इसका विस्तार है, पालनपुर गुजरात। अब बात आती है कि ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रवेश कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पे अरावली पर्वतमाला का प्रवेश राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, कहाँ पे होता है, खेड़ ब्रह्मा। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो ये खेड़ जो ब्रह्मा है, बिल्कुल अगर अपन बात करें खेड़ ब्रह्मा की, और ये खेड़ ब्रह्मा जो है यहाँ पे, और ये राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, सिरोही। और राजस्थान में सबसे पहले खेड़ ब्रह्मा सिरोही के अंतर्गत ये क्या कर जाता है, प्रवेश करता है। उसके बाद में राजस्थान में इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है, उदयपुर में। यानी अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो कौन से जिले में है, उदयपुर में है। और यहाँ इसका सिकड़ा हुआ जो रूप है, यानी अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार जो है वो कहाँ पे है, अजमेर में है। बिल्कुल अगर अपन बात करें, और उसके बाद में ये खेतड़ी झुंझुनू की तरफ से, खेतड़ी झुंझुनू की तरफ से ये राजस्थान से बाहर निकल जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में मैंने आपसे बात की कि अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ कहां से, पालनपुर गुजरात, यानी कौन सी दिशा से, दक्षिण पश्चिम से, और कौन सी दिशा की तरफ, उत्तर पूर्व। कहां तक, रायसीना की पहाड़ी कहां है, दिल्ली। और उसके ऊपर कौन सा भवन स्थित है, संसद भवन क्या है, स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में इसका प्रवेश होता है खेड़ ब्रह्मा सिरोही, और इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो कौन से जिले में है, उदयपुर में है। सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें तो उदयपुर। और राज्य की अगर बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है, तो वो कौन से में है, राजस्थान में है। बिल्कुल अगर बात करें तो यहां अगर अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो उदयपुर है। और कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है, राजस्थान में है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 बातें की, यहां से चर्चा करते हुए हम आगे आए। फिर उसके बाद में हमने देखा कि अरावली पर्वतमाला का सबसे पहले अध्ययन किसने किया। तो यहाँ अवशेष तो गोंडवाना लैंड का है, उत्पत्ति काल क्या है, प्री कैम्ब्रियन काल है, लगभग
करोड़ वर्ष पूर्व है। और इसका सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का अध्ययन किसने किया? तो अरावली पर्वतमाला का अध्ययन 1923 में ए.एम. हैरान के द्वारा 1923 में अरावली पर्वतमाला का सबसे पहले क्या किया गया? अध्ययन किया गया। अब अध्ययन कब किया गया? 1923 में। किसके द्वारा? ए.एम. हैरान के द्वारा। उसके बाद में हमें पता चला कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना का अवशेष है। उत्पत्ति काल कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल है। और कितने करोड़ वर्ष पूर्व? 65 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसका अध्ययन सबसे पहले 1923 में ए.एम. हैरान के द्वारा किया गया। उसके बाद में राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ये बात मैंने आपको डायग्राम में यहाँ बता दें। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, तो ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, तो यहाँ अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 692 किमी। कितनी है? 692 किमी है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। उसी कड़ी में हम बात करें कि इसका सर्वाधिक विस्तार मैंने कहा था राजस्थान राज्य में है, और राजस्थान में इसका लगभग कितना प्रतिशत है? 80%। कितना है? 80% अरावली पर्वतमाला का केवल कौन से राज्य में है? राजस्थान में है, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। 80% राजस्थान में इसकी कुल लंबाई। यहां पे अगर बात करें कि राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 550 किमी। कितनी है? राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किमी। ये बात हम लोगों ने देखी। अब देखिए 550 किमी इसकी कुल लंबाई है, 80% 692 किमी है। उसके बाद में हमने देखा कि अरावली पर्वतमाला में कुल कितने प्रतिशत भूभाग, तो राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वतमाला में, और कितने प्रतिशत जनसंख्या। अगर भूभाग की बात करते हैं तो लगभग आता है 9.1%। यानी अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पे फैली हुई है? तो 9.1, बाकी कुछ किताबों में 9.3 भी दर्शा रखा है। कोई दिक्कत नहीं, तो लगभग में कितना आ जाता है? 9% भूभाग पे अरावली पर्वतमाला फैला हुआ है। एक बात, अरावली पर्वतमाला में कुल कितनी, यानी राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहां जनसंख्या की अगर बात करें कि अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो वो कितने प्रतिशत है? 10% जनसंख्या। यानी यहां पे बात करें तो राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? वो आता है पश्चिमी रेगिस्तान। और पश्चिमी रेगिस्तान के बाद में दूसरा जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है वो आ जाता है पूर्वी मैदान, जिसमें लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। और तीसरे नंबर पे बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसमें लगभग 11% जनसंख्या है, जिसमें हमने पहले पार्ट, और इसमें लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या है? राजस्थान की 10% जनसंख्या यहां निवास करती है। अब देखिए यहां पे हमें ये तो पता चल गया कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार। अब देखिए यहां से हम जब आगे बढ़ते चलते हैं तो इनको विस्तार से, तो यहां तक तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद में मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब देखिए यहां पे जो बातें हमने की उसके बाद में मैं केवल राजस्थान का डायग्राम को हटाकर केवल अरावली पर्वतमाला बनाऊंगा, और उसके बाद में इसके आगे से हम प्रत्येक चीजों की क्या करेंगे? बातें करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से, किसे? समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तो समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में आता है कि अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है तो वो कितनी है? 930 मीटर। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला
पर्वतमाला में वर्षा, तो अरावली पर्वतमाला में वर्षा कितने सेमी होती है? 50 से 80 सेमी, 50 से 80 सेमी यहाँ पे क्या पाई जाती है? वर्षा पाई जाती है। जबकि यहाँ मिट्टी की बात करें तो काली, लाल और भूरी मिट्टी और या कंकर युक्त मिट्टी भी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्र में जो भूमि की जो मिट्टी होती है उसकी गहराई क्या होती है? कम होती है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी कौन सी है? अरावली है। जिसकी अगर मैं बात करूं तो यहां तक तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब मैं आगे आपको बिल्कुल इसको विस्तार से बता रहा हूं, तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते हैं मैं दो बातें आपको और बताता हूं कि जो बंदे फेसबुक पेज को फेसबुक के ऊपर अगर देख रहे हैं तो वो फेसबुक पेज को लाइक करेंगे तथा फॉलो करेंगे। और यहाँ इस टॉपिक को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और जो विद्वान साथी हमारे चैनल वर्दी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अब मैं आपको आगे इसकी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल अगर चर्चा करें तो यहाँ तक तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार पुनः इसकी बात कर लेंगे और आगे अपन बात करते हैं। अब देखिए अरावली पर्वतमाला की बात हो गई हमारे पास, और अब हम यहाँ से बात करते हैं। यहां से अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है अरावली पर्वतमाला का विस्तार। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो पालनपुर, इसका विस्तार कहाँ से होता है? पालनपुर। और पालनपुर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दूसरे की अगर बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? राजस्थान। और तीसरे की अगर अपन बात करते हैं तो वो आ जाता है हरियाणा। और चौथे की अगर बात करें तो वो आ जाता है रायसीना की पहाड़ी। और ये रायसीना की जो पहाड़ी है वो कहाँ आ जाती है? दिल्ली। अर्थात इसका अंतिम प्रारंभिक छोर पालनपुर गुजरात से, फिर राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद में रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक। उसके बाद में अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि इसका राजस्थान में, तो मैंने आपको बताया था क्या, यानी इसमें मैंने बताया था खेड़ बर्मा। कौन सा है? खेड़ बर्मा सिरोही के अंतर्गत ये क्या करती है? विस्तार इसका है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान के कुल कितने जिलों में, तो राजस्थान के ये कुल कितने जिलों में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है? तो लगभग कितने जिले आ जाते हैं? 13। कितने जिलों में फैली हुई? राजस्थान के लगभग 13 जिलों में ये क्या है? फैली हुई है, जिसकी अगर अपन बातें करें। अब देखिए यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार, तो राजस्थान में इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है? उदयपुर। कौन से में है? उदयपुर। और उदयपुर के बाद की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक विस्तार आपकी बार किस में हो जाता है? दूसरे नंबर पे सिरोही। उसके बाद में यहाँ पे आता है न्यूनतम विस्तार। क्या आ जाता है? न्यूनतम विस्तार किसका? अरावली पर्वतमाला। तो न्यूनतम विस्तार कहाँ पे है? अजमेर में है। न्यूनतम विस्तार कहाँ पे है? अजमेर में है। किसका? अरावली पर्वतमाला का। और ये राजस्थान से बाहर कहाँ से निकलती है? खेतड़ी, झुंझुनू से, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। जबकि राज्यों में न्यूनतम, इसकी जो राज्य में न्यूनतम है वो हरियाणा, सर्वाधिक इसमें है राजस्थान में, जबकि मैंने इसकी कुल लंबाई की बात आपसे कर लेते। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अरावली पर्वतमाला का उत्पत्ति जनक। उत्पत्ति जनक, तो अरावली पर्वतमाला का जो उत्पत्ति जनक है वो किसे कहा जाता है? अरब सागर। किसे कहा जाता है? अरब सागर। जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में इसका उत्पत्ति काल कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन काल है। जबकि उत्पत्ति जनक कौन है? अरब सागर है। अगर हम यहाँ राजस्थान का मानचित्र या भारत का मानचित्र बनाते हैं तो इस अरावली पर्वतमाला की जो मूल जड़ है वो कहाँ पे है? अरब सागर में है। एक बात हमारी ये हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें कि विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला,
तो विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है, जिसकी अपन बात कर रहे थे। यानी विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अब देखो आपके सामने विचार हो रहा होगा कि वल्लित किसे कहते हैं। वल्लित का तात्पर्य होता है चट्टानों के खिसकने से बनने वाली पर्वतमाला, जिसे वल्लित कहते हैं। तो विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। लेकिन यहीं पे ये जो प्राचीन शब्द आया है, यहां पर अगर आ जाए कि विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला है, तो यहां से अगर अपन नोट लगाकर बात करें कि विश्व की सबसे नवीनतम, तो विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला, वल्लित पर्वतमाला, तो विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला है, तो उसमें शब्द आ जाएगा कौन सा? हिमालय। कौन सा आ जाएगा? हिमालय पर्वतमाला। ये हिमालय पर्वतमाला, ये हिमालय पर्वतमाला भारत की कौन सी दिशा में है? तो भारत के उत्तर पूर्व में क्या है? स्थित है। और हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है, और नेपाल में उसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि इसकी कुल ऊंचाई जो है 8,848 थी, लेकिन वर्तमान में प्लेट विवर्तन के कारण आज भी हिमालय पर्वतमाला सक्रिय है, और हिमालय पर्वतमाला की वर्तमान ऊंचाई है 8,850 मीटर, जिसकी मैं आगे बातें करूंगा। तो विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला तो कौन सी है? तो नवीनतम की बात आएगी तो हिमालय, और प्राचीन वल्लित की आएगी तो कौन सा आ जाएगा? अरावली पर्वतमाला। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक आता है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। यहां पे बात करें कि अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी, तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही। अर्थात अरावली पर्वतमाला के कौन से दिशा में है? दक्षिण दिशा में। अब इस गुरु शिखर की जो चोटी की ऊंचाई है वो है 1722/1727 मीटर। 1722/1727 मीटर। अब कई विद्वान साथियों के ये आ रहा होगा लफड़ा कि यहाँ 1722 और 1727 मीटर, इन दोनों की अगर तुलना करते हैं तो 5 मीटर का क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता चल रही है, दिख भी रही है। अब देखो अरावली पर्वतमाला की प्राकृतिक ऊंचाई पूछे तो प्राकृतिक ऊंचाई तो कितनी है? 1722। अरावली पर्वतमाला की अगर कृत्रिम ऊंचाई पूछे तो 1727। यहां कहा जाता है कि अरावली पर्वतमाला के ऊपर यानी गुरु शिखर चोटी के ऊपर, यानी यहां पे अगर बात करें तो मैं यहां देखता हूं एक दंता नामक ऋषि यहां पे क्या करता था? तपस्या करता था। और ये जलवायु या अपने मौसम संबंधी परिवर्तनों से बचने के लिए इसने बेटा 5 मीटर का क्या बनाया था? मंदिर बनाया था या गुम्बद बनाया था। उस गुम्बद की ऊंचाई को अगर जोड़ लिया जाता है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1727, और इसको हटा दिया जाता है तो अरावली गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाती है 1722। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो इस गुरु शिखर चोटी को एक राजस्थान के इतिहास के पिता थे जिन्हें हम बोलते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर जो चोटी है उसके बारे में कहा था कि ये संतों का क्या है? शिखर है। संतों का क्या है? शिखर है। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें तो हमारी यहाँ पे थी। तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है, अरावली पर्वतमाला की भी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अर्थात अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी भी
कौन सी है, गुरु शिखर है। और यहां तक की बात आ जाती है कि भारत के मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है, गुरु शिखर है। अगर बाय द वे धूपगढ़ आ जाए तो आपको धूपगढ़ को करना है, लेकिन आजकल कंपटीशन में धूपगढ़ का जितना ज्यादा उल्लेख नहीं आता, क्योंकि धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है जो सतपुड़ा पर्वत में है, लेकिन यहाँ पे ये गुरु शिखर की बातें आ जाती है। देखिए मैंने कहा कि अरावली पर्वतमाला का अध्ययन सबसे पहले 1923 में A.M. हैरान के द्वारा किया गया। इसकी कुल लंबाई कितनी थी, 692 थी। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई थी 550, लगभग 80%। उसके बाद में इसका उत्पत्ति काल कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन काल था, और इसकी उत्पत्ति लगभग आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। विश्व की सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है। विश्व की सबसे नवीनतम वल्लित पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय है। ये अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष था, गोंडवाना लैंड का, जबकि हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष था, टेथी सागर का। ये बात मैंने पहले आपको बता दी थी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि अरावली पर्वतमाला में वर्षा तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि भारत में महान जल विभाजन का कार्य भी कौन करता है, अरावली पर्वतमाला, जिसको हम नीचे ले लेंगे। उसके बाद में हमने इसके विस्तार की बात की। पालनपुर गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, अर्थात इसका विस्तार हमने शुरू में देखा था दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका क्या है, विस्तार है। उत्पत्ति जनक किसे कहा जाता है, अरब सागर को। और ये विश्व का सबसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला कौन सी है, अरावली। और अरावली राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला कुल कितने जिलों में है, 13। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर, उदयपुर के बाद में दूसरा सिरोही, और यहाँ न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में, अजमेर। और राजस्थान से ये बाहर कहां से निकलती है, खेतड़ी, झुंझुनू। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जो कहां है, सिरोही में है। इसकी ऊंचाई 1722/1727 मीटर है। ये राजस्थान की सबसे कृत्रिम ऊंचाई पूछे अरावली पर्वतमाला की तो 1727, और प्राकृतिक पूछे तो 1722। इन दोनों में जो 5 मीटर का अंतर आ रहा है उसकी बात करें तो यहाँ दंतहा नामक एक ऋषि था जिसने यहाँ एक गुम्बद बनाया था 5 मीटर का। तो इस गुम्बद को जोड़ दिया जाता है तो 1727, और इसको हटा दिया जाता है तो 1722 मीटर। तो बिल्कुल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और उसके बाद में मैं आगे अपनी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और इसी के साथ अपन आगे बातें करते हैं। अब देखिए यहां से बिल्कुल मैं आगे मिटा रहा हूं, इसको ले लिया होगा स्क्रीनशॉट बिल्कुल। और जो विद्वान साथी हमारे चैनल पे नए हैं तो वो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर कोई फेसबुक पे इसे देख रहा है, पेज को देख रहा है, तो उसे पेज को लाइक करेंगे और फॉलो करेंगे। और टॉपिक को आपको अंत, प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या करना है, देखना। एक बात तो हमारी यहाँ पे ये 2-3 बातें हमारी हो गई। अब देखिए हम अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे थे। यहां से अगर अपन बात करें, यदि आप मुझसे इंडियन जीके पढ़ना चाहते हो तो डिफेंस स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और सोमवार को नया बैच शुरू होगा जिसमें मैं आपको इंडिया जीके में ज्योग्राफी का क्या करवाऊंगा, अध्ययन करवाऊंगा। और उसमें भी अपन पहले सामान्य जानकारी, उसके बाद में क्रम वाइज क्रम उसको पढ़ेंगे। क्योंकि इंडिया जीके के अंदर आप किसी भी चीज को अगर पढ़ते हो या उसका सिलेबस करते हो तो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना अति आवश्यकता है। और ज्योग्राफी में भी सबसे पहले राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसमें हम बात करते हैं डिफेंस स्टडी जोन, जिसकी अगर बात करें तो उसके ऊपर आप बिल्कुल, मैं सोमवार से आपके पास सुबह 8 बजे प्रातः काल उसमें भी इंडिया जीके में ज्योग्राफी पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। अब देखिए हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसके विस्तार से बातें करते हैं। अगली जो विशेषता है, अगर क्वेश्चन आता है भारत में महान जल विभाजन, भारत में महान जल विभाजन का कार्य करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में महान जल विभाजन का कार्य करती है तो वो कौन सी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है। अगर बात करें उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को, किसको, राजस्थान को 2 भागों में, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला है।
तो यहाँ पे भी अगर बात करें तो वो भी कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है। कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला कौन सी है, अरावली है। उसके बाद में यहीं पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान को दो भागों में 50 सेमी वर्षा रेखा भी विभाजित करती है। अगर यहाँ पे बात करें कि राजस्थान को दो भागों में कौन सी पर्वतमाला, तो अरावली पर्वतमाला। राजस्थान को दो भागों में कितनी, 50 सेमी वर्षा रेखा भी राजस्थान को दो भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। अगर यहीं पे इंडिया जीके की बात आ जाए तो हम बात करते हैं कि भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, तो वो कौन सी आ जाती है, करक रेखा। और भारत को दो भागों में कौन सी पर्वतमाला विभाजित करती है, तो उसकी अगर बात करें तो वो आती है विंध्याचल पर्वतमाला। जबकि संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में, तो वो 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो और क्या है, जायरे है। बाकी तो हम अपवाह तंत्र में इनकी क्या करेंगे बातें। तो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली 50 सेमी वर्षा रेखा और राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली पर्वतमाला पूछे तो कौन सी आएगी, अरावली। और भारत में महान जल विभाजन का कार्य कौन सी पर्वतमाला करती है, अरावली। इसमें देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे कि आपने जो मानसून आता है, यहाँ पे अगर अपन भारत की मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाऊं, यहाँ नीचे वाला तटीय सीमा वाला जिसकी अगर बात करें, इसमें अगर हम बात करते हैं तो मानसून यहाँ प्रवेश, मानसून लगभग 1 जून को केरल के तटीय क्षेत्रों में यहाँ वर्षा करता है। फिर धीरे धीरे ये मानसून तटीय क्षेत्र के सारे लगभग मध्य जून को इस अरावली पर्वतमाला के समांतर हो जाता है। और यहाँ पे भारत में सबसे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन अरब सागर का जो मानसून है वो इस राजस्थान में, यानी अब भारत में अरब सागर का मानसून क्या करता है, न्यूनतम वर्षा, क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। अगर भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के अंदर वर्षा करता है तो ये यहाँ हिमालय पर्वतमाला की वजह से, जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से सर्वाधिक क्या होती है, और यहाँ ये मानसून इस अरावली पर्वतमाला के क्या हो जाता है, समांतर। इसी कारण यहाँ भारत में राजस्थान को दो भागों में एंड भारत में महान जल विभाजन का कार्य कौन सी पर्वतमाला करती है, अरावली पर्वतमाला करती है। एक बात हमारी ये हो गई। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं जिसमें हम 2-3 बातें और करेंगे, जिसकी अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे 17 जिले की बात भी मैं कर चुका कि ये कौन से जिले में। उसके बाद में आप नोट लगाकर 2-3 बातें करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चोटियों की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ बिल्कुल नोट लगाकर, और जिसकी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल 2 बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल आप इस वर्दी यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसको आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला की जलवायु। तो अरावली पर्वतमाला की जो जलवायु है वो कौन सी है, अप आर्द्र। कौन सी है, अप आर्द्र जलवायु। कौन सी है, अप आर्द्र जलवायु है, यानी यहाँ पे अप आर्द्र जलवायु। अगर इसी क्षेत्र में मैं मिट्टी की बात कर लूँ आपसे, तो मिट्टी यहाँ काली भी है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी है, लाल भी है, यहाँ पे कौन सी है, भूरी मिट्टी भी है, यहाँ पे कंक्रीट मिट्टी भी है। और इस मिट्टी की जो अरावली पर्वतमाला के पास में जो मिट्टी पाई जाती है उसकी गहराई जो है वो क्या होती है, कम होती है। यहाँ गहराई क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, अपाद्र जलवायु है। मिट्टी कैसी है, काली व लाल मिट्टी है, जिसकी अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से नीचे नोट लगवा के, तो यहाँ पे बिल्कुल इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं और फिर नीचे चलते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं आगे चल रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे हम नोट लगाकर 2 बातें और करते हैं। अब उसके बाद में इसी अरावली पर्वतमाला की 2 बातें और करते हैं। अब उसमें जैसे कि मैं आपसे बात करूं या फिर मैं सीधा नोट लगा के आपको कहूं कि अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां, जिसकी अगर विस्तार से, लेकिन उससे पहले मैं छोटी छोटी कुछ बातें आपसे कर दूं। जैसे आपसे कोई पूछ लिया जाए कि यहाँ पे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां,
मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ पे है, या राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य, तो मुकुंदरा हिल्स है। और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो है वो कहाँ पे है, कोटा व झालावाड़ की सीमा पर। किसकी? कोटा और झालावाड़ की सीमा पर क्या है, स्थित है। और इसी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के समीप क्या बन रहा है कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के समीप राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य। पहला जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वो रणथंभौर है, दूसरा जो राष्ट्रीय अभयारण्य है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर है, और तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य है मुकुंदरा हिल्स। जबकि 26 वन्य जीव अभयारण्य भी राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके अलावा 7 मृग वन भी पाए जाते हैं, और 5 क्या पाए जाते हैं, जंतुआलय, और 33 आखेट निषेध क्षेत्र भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहाँ कोटा और झालावाड़ की सीमा के समीप कौन सी पहाड़ी है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आती है बीजासन की पहाड़ी। कौन सी? बीजासन की पहाड़ी। अब ये बीजासन की जो पहाड़ी है उसकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये कहाँ है, माडलगढ़। कहाँ पे है, माडलगढ़। और ये माडलगढ़ जो है वो कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। यानी बीजासन की पहाड़ियां कहाँ है, माडलगढ़, और माडलगढ़ कहाँ पे है, भीलवाड़ा। उसके बाद में अपन बात करते हैं मालखेत की पहाड़ी। किसकी बात करते हैं, मालखेत की पहाड़ी। और ये मालखेत की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे है, तो ये बात तो आपको पता ही होगा, अपने ही जिले में है। तो मालखेत की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है, सीकर। और सीकर का प्राचीन नाम क्या है, वीरभान का बास। अगर अपन बात करें तो मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पे, उसके बाद में अगर चर्चा करें लोहा ग्रल की पहाड़ियां या लोहा ग्रल की पहाड़ियां, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो ये कहाँ पे है, तो लोहा ग्रल की पहाड़ियां कहाँ है, उदयपुर वाटी। और ये उदयपुर वाटी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। उदयपुर वाटी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। उसके बाद में आती है हर्ष की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी आती है, हर्ष की पहाड़ी। और हर्ष की पहाड़ी भी कहाँ है, राजस्थान के कौन से जिले में, सीकर। लेकिन इसी में अगर बात करें कि हर्षनाथ की पहाड़ी, तो हर्षनाथ की जो पहाड़ी है वो राजस्थान के कौन से जिले में आती है, अलवर। हर्ष की पहाड़ी सीकर, हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ आ जाती है, अलवर आती है। और हर्ष माता का मंदिर, हर्ष माता का मंदिर, तो हर्ष माता का मंदिर कहाँ पे है, दौसा। कहाँ पे है, हर्ष माता का मंदिर कहाँ पे है, दौसा है। हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं, अलवर है। हर्ष की पहाड़ी कहाँ है, सीकर है। और हर्ष जो था वो जीर्ण का क्या था, भाई था। लोहा ग्रल की पहाड़ियां उदयपुर वाटी झुंझुनू, मालखेत की पहाड़ियां सीकर, बीजासन की पहाड़ियां माडलगढ़ भीलवाड़ा, और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ की सीमा पर क्या है, स्थित है। उसके बाद में अगली अगर अपन यहीं पे बात करें तो एक आती है बीठली की, कौन सी, बीठली की पहाड़ियां। और ये बीठली की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में, तो बीठली की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से जिले में है, अजमेर में। कौन से में है, अजमेर में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नाग पहाड़ियों की, किसकी बात करते हैं, नाग पहाड़ियों की। और नाग पहाड़ियों की अगर बात करें तो ये नाग पहाड़ियां कहाँ है, अजमेर। कहाँ पे है, अजमेर। और इन नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का, कौन सी नदी का, लूणी नदी का उद्गम होता है। और ये लूणी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा की ओर से क्या करती है, निकलती है। यानी नाग पहाड़ियों अजमेर में है, नाग पहाड़ियों से बेटा लूणी नदी का क्या होता है, उद्गम। क्या होता है, उद्गम। और ये पश्चिमी या मारवाड़ की इसे गंगा भी कहा जाता है, और लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता
जाता है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, उसके बाद में आता है बैराज पर्वत। कौन सा आ जाता है? बैराज पर्वत। इस बैराज पर्वत की बात करें तो ये भी कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। इसके अलावा और भी पहाड़ियां हैं जिनकी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे इसको मिटाकर यहीं पे आगे 2-4 बातें और बताता हूं, जिसके बाद में राजस्थान की ऊंची चोटियों की अपन क्या करेंगे? बातें करेंगे, दर्रों की बात करेंगे, उसी के बाद में और चोटियों की भी बात और पर्वतमालाओं की भी क्या करेंगे? बातें। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर मैं इसको विस्तार से आपको बिल्कुल बता रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम बातें करते हैं। तो बिल्कुल मैं मिटा रहा हूं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालावाड़ की सीमा पर, यहीं पे बेटा राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय अभयारण्य है मुकुंद्रा हिल्स, जो कोटा और राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना। जबकि राजस्थान में बाघ परियोजना कितनी है? 3 है, जिसमें पहली रणथंभौर, दूसरी सरिस्का अलवर और तीसरी मुकुंद्रा हिल्स। जबकि राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें तो वो भी 3 है, जिसमें आपका जो ये अपना ये अलवर वाला जो सरिस्का अभयारण्य है वो अभी राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं बना, उसकी जगह पे भरतपुर का घना पक्षी अभयारण्य, रणथंभौर और मुकुंद्रा हिल्स। बाकी अपन बीजासन की पहाड़ियां कहाँ है? माडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा। मालखेत की पहाड़ियां कहाँ है? सीकर। लोहागरल की पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर वाटी। हर्ष की पहाड़ी कहाँ है? सीकर। हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर। जबकि हर्ष माता का मंदिर कहाँ है? दौसा। बैराज पर्वत कहाँ है? अजमेर। नाग पहाड़ियां अजमेर। लूणी नदी का उद्गम बीठली की पहाड़ियां कहाँ है? अजमेर। जबकि गढ़ बीठली दुर्ग भी कहाँ पे है? अजमेर में है। उसके बाद में एक क्षेत्र आता है ब्रड क्षेत्र। कौन सा आता है? ब्रड क्षेत्र, जिसकी अपन बात करते हैं। अब ये ब्रड क्षेत्र जो है, जिसकी अगर अपन बात करें तो ये बूंदी का, अगर इसकी बात करें तो मूलतः ये कौन से जिले में आ जाता है? बूंदी जिले में आता है। और बूंदी जिले के उत्तर पश्चिम में, बूंदी जिले के अगर बात करें कि बूंदी जिले के उत्तर पश्चिमी भाग की पहाड़ियों को, कौन सी को? पहाड़ियों को, यानी यहां बात करें कि ब्रड क्षेत्र बूंदी जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पहाड़ियों का वो भूभाग है जिसे ब्रड क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और बूंदी का उत्तर पश्चिमी जो पथरीला क्षेत्र है, यहाँ पे अगर अपन पथरीले क्षेत्र की बात करें तो यानी बूंदी जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में जो पथरीला या पहाड़ी नुमा क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? ब्रड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक आता है छप्पन का मैदान। क्या आता है? छप्पन का मैदान। और छप्पन का मैदान एक आता है छप्पन का मैदान, एक आता है छप्पन की पहाड़ियां। एक क्वेश्चन आता है छप्पनिया अकाल। क्या आ जाता है? छप्पनिया अकाल। ये तीनों कंपटीशन में आए हुए हैं और बिल्कुल आपसे पूछे भी जाते हैं। छप्पन का मैदान, इस छप्पन के मैदान में अगर बात करें तो इसमें सीधा क्वेश्चन आता है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 नदी नालों के समूह को, अगर हम राजस्थान की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 बातें हमारे सामने आती है। यहाँ से एक नदी प्रवेश करती है माही प्रतापगढ़ जिले की सीमा के समांतर, और इधर बांसवाड़ा और यहाँ पे डूंगरपुर। तो इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों के समूह को 56 का क्या कहा जाता है? मैदान। तो 56 का मैदान तो किसे कहा जाता है कि यहाँ पे अगर बात करें प्रतापगढ़ और दूसरा कौन सा आ जाता है? बांसवाड़ा। यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों के समूह को, 56 नदी नालों के समूह को 56 का क्या कहा जाता है? मैदान। यानी 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है, या 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान। 56 की पहाड़ियां, ये 56 की पहाड़ियां जो है वो है सिवाना जो बात बिल्कुल अगर बात करें सिवाना, और सिवाना कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। और उसके अलावा अगर अपन बात करें जालोर में, यानी
जालोर और बाड़मेर और जालोर जिले में स्थित पहाड़ियों को अपन 56 की पहाड़ियों के नाम से कहा जाता है। बाकी मूलतः ये बाड़मेर जिले में, जबकि इनका कुछ अंश जालोर क्षेत्र में भी आता है। और इस 56 की पहाड़ियां जिसिवाड़ा, बाड़मेर और जालोर की सीमा पे स्थित है और मूलतः क्या आ जाता है, बाड़मेर। बाकी इसका कुछ अंश जो है वो किसमें, कौन से जिले में चला जाता है, जालोर। तो 56 की पहाड़ियां कहाँ हैं, बाड़मेर और जालोर जिले में स्थित है। और इस 56 की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में, अगर अपन बात करें कि स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसे नाकोड़ा, क्या कहा जाता है, नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। एक आता है छप्पनिया अकाल। इस छप्पनिया अकाल में बात करें तो यहाँ पे आता है विक्रमी संवत, और विक्रमी संवत 1956, यानी विक्रमी संवत 1956 में ये काल आया था। अगर रियल की अगर इसकी बात करें तो 1899 ईस्वी में, 1899 ईस्वी में काल आया था। जबकि ये विक्रमी संवत है जो वर्तमान समय से 57 वर्ष क्या चलती है, आगे चलती है। जबकि शक संवत वर्तमान समय से 78 वर्ष पीछे चलती है। बाकी शक संवत और ये जो विक्रमी संवत है, यानी विक्रमी संवत यानी हमारे जितने भी मांगलिक कार्यक्रम है हिंदू धर्म के, वो विक्रमी संवत, और भारतीय जो कैलेंडर है वो शक संवत के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। तो यानी विक्रमी संवत 1956 और रियल सन पूछे जाए तो 1899 में छप्पनिया अकाल आया था। तो 56 का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 नदी नालों के समूह को ब्रड क्षेत्र बूंदी जिले में उत्तर पश्चिमी, बूंदी जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में, जो उत्तर पश्चिमी का जो पथरीला भाग है, और उस पथरीले भाग को क्या कहा जाता है, ब्रड क्षेत्र। तो 56 की पहाड़ियां सिवाना, बाड़मेर और जालोर में है। स्थानीय भाषा में इन्हें नाकोड़ा पर्वत और छप्पनिया अकाल विक्रमी संवत 1956, और रियल सन पूछी जाए तो कौन सी आ जाएगी, 1899। अब अपन बात करते हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आगे, और यहाँ पे दो बातें मैं और करता हूँ और फिर धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते चलते हैं। अभी इसी के अंतर्गत अपन देखते हैं अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियां, लेकिन इसी के बाद में हम और कुछ पहाड़ियां हैं उनकी भी अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। अब देखिए अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी। अब अरावली पर्वतमाला की जो ऊंची चोटी है उसको मैं बिल्कुल डायग्राम से आपको बता देता हूँ, और बाद में कुछ अपवाद चोटियां और हैं जिनकी भी अपन क्या करेंगे, बातें करेंगे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी। अब अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियों की अगर अपन बात करते हैं तो यहां से एक ट्रिक बनता है। देखिए जो ट्रिक बनता है, जिसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सीधा ट्रिक बनता है, जिसकी अगर चर्चा करते हैं, गुरु से दिल से जरा आशा रखो तारा। अगर हम छोटी कंपेरिजन, बाकी देखो यहाँ पे देखें तो बड़ी बड़ी चोटियां आ जाती है। गुरु से दिल से जरा आशा रखो तारा, यानी आजकल के जो गुरु हैं वो थोड़े से टेढ़ी नस्ल के हो गए हैं, बिल्कुल आपको देखा जाए तो। जैसे आसाराम बापू की बात करें तो ऐसे गुरुओं की आजकल क्या है, गुरु शब्द भी, तो गुरु से दिल से जरा आशा रखो, और वो भी किससे उम्मीद लगा रहा है, तारा से। किससे है, तारा। तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल, आपने जो पहले मेरे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं गुरु से, तो क्या आ जाती है, गुरु शिखर। क्या आ जाती है, गुरु शिखर। से क्या आ जाती है, शेर। दिल से कौन सी आ जाती है, दिलवाड़ा। जैसे कौन सी आ जाती है, जरगा। ऐसे कौन सी आ जाती है, अचलगढ़। और रे से कौन सी आ जाती है, रघुनाथगढ़। और खो से कौन सी आ जाती है, खो। और तारा से क्या आ जाती है, तारागढ़। अब देखिए यहाँ पे ये जो गुरु शिखर है इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722/1727 मीटर। ये कड़ी मैंने आपको ऊपर बता दी। फिर शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। दिलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर।
और खो की ऊंचाई है 920 मीटर और तारागढ़ की है 873 मीटर। कितनी है? 873। अब देखो गुरु शिखर जो है वो मूलतः कहाँ है? सिरोही में है। उसके बाद में शेर भी कहाँ है? सिरोही में। दिलवाड़ा भी कहाँ है? सिरोही में। और जरगा कहाँ है? उदयपुर में। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। और ये खो जो है वो कहाँ है? जयपुर में। और तारागढ़ जो है वो कहाँ है? अजमेर में। बिल्कुल अगर बात करें इसी कड़ी में हम दो बातें और करेंगे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, या फिर सीधी बात करें कि राजस्थान के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आ जाए कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आ जाए कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। तो उन तीनों में क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? गुरु शिखर। क्या आ जाएगा? गुरु शिखर। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दिलवाड़ा, चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा और पांचवी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अचलगढ़। और यहाँ पे 6 नंबर पे, लेकिन इसके अलावा एक चोटी और है जिसे हम कमलनाथ भी बोल सकते हैं, कोमलगढ़ की भी बोल सकते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम अलग से नोट लगाकर नीचे करेंगे। बाकी 6 नंबर पे कौन आ गई? ये 7 नंबर पे, और ये कौन से नंबर पे आ गई? बिल्कुल ये 5, 6 और ये आ गया आपका 7 और ये कौन सा आ गया? 8 नंबर। एक क्वेश्चन यहाँ तारागढ़, इस तारागढ़ की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी। तो मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, लेकिन अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है मोरा राम सिंह। कौन सी है? मोरा राम जी, जिसकी ऊंचाई है लगभग 933 पॉइंट कुछ, तो लगभग में अगर बात करें तो 934 मीटर। तो इसे मध्य अरावली पर्वतमाला के मध्य भाग के जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तारागढ़ है। उसके बाद में अगर बात करें एक आता है अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग की, कौन से भाग की? उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सीकर में। कहाँ पे है? सीकर में। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये राजस्थान की कुछ प्रमुख चोटियां थी जिनको हम लोगों ने देखा। गुरु से दिल से जरा आशा रखो तारा, गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जय से जरगा, ए से अचलगढ़, रे से रघुनाथगढ़, खो से खो और तारा से तारागढ़। तारागढ़ की ऊंचाई है 873, खो की ऊंचाई है 920, रघुनाथगढ़ की 1055, ये अचलगढ़ की 1380, जरगा की 1431, दिलवाड़ा की 1442, शेर की 1597 और गुरु शिखर की, अगर गुरु शिखर चोटी की प्राकृतिक ऊंचाई पूछे तो ये प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? 1722, और अगर कृत्रिम पूछे तो कृत्रिम में कौन सा आ जाएगा? 1727। बाकी दंता नामक ऋषि जिसकी अगर अपन बात करें, बाकी सिरोही में है 1500, ये सिरोही में, ये सिरोही में। राजस्थान की जितनी भी ऊंची चीजें हैं वो लगभग कौन से जिले में है? सिरोही में। अगर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध छोड़ दिया जाए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में जाखम बांध, जाखम नदी के ऊपर है। और जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी तहसील से क्या होता है? छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से होता है। और बाकी मूलतः वह त्रिवेणी संगम सोम नदी की सहायता से किसमें मिल जाती है? माही और नवा टापरा नामक स्थान पे त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यहाँ पे अब बात आती है अरावली पर्वतमाला को फिर 3 भागों में भी बांटा जाता है, जिसमें मध्य भाग की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है, उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है और दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको फिर आगे और बताता हूं। अब देखिए यहां से हो गया होगा बिल्कुल आपका। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं और उसके बाद में मैं और थोड़ी सी और चोटियां हैं जिनकी अपन बातें करते हैं। कुछ शब्दावलियां हैं जो आप लोगों से सीधे तरीके से पूछी जाती है। यहाँ पे अपन 2 बातें करते हैं। देखिए यहाँ से अगर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल अगली पहाड़ी आती है जिसकी अगर बात करें तो यहाँ से
बात करते हैं देशहरों, किसकी बात करते हैं? देशहरों। बिल्कुल अगर चर्चा करें, ये देशहरों जो है वो मूलतः कहाँ है? उदयपुर में। इसमें बात करते हैं देशहरों, उदयपुर जिले की जरगा और कौन सी है? रागा पहाड़ियों के बीच का भाग। जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग जो सदा हरा भरा रहता है। देशहरों किसे कहा जाता है? उदयपुर जिले की जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग जो सदा क्या रहता है? यानी सदा क्या रहता है? हरा भरा। क्या रहता है? हरा भरा, जिसे क्या कहा जाता है? देशहरा कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मगरा। क्या बात करते हैं? मगरा। और इस मगरा की चर्चा करते हैं कि मगरा कौन सी पहाड़ियों को कहा जाता है? उदयपुर जिले के। ये भी मगरा भी कहाँ है? उदयपुर में। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें, और यहाँ पे सीधे शब्दों में अगर अपन बात करते हैं तो उदयपुर जिले के, यानी उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली पहाड़ियों को, यानी उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। तो यानी उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सपाड़ा। क्या आता है? सपाड़ा। ये भी अगर बात करें, सपाड़ा की अगर चर्चा करें, इसमें भी ये अरावली पर्वतमाला का एक भाग है जिसमें सवाई माधोपुर और करौली। इसमें एक आता है सवाई माधोपुर और दूसरा आ जाता है करौली। सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र जो है, जो मध्य प्रदेश की सीमा को क्या करता है? टच करता है। और इसमें हम दो बातें करेंगे। सवाई माधोपुर तथा करौली जिले का वह क्षेत्र, सवाई माधोपुर व करौली जिले का वह क्षेत्र जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र है या सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सपाड़ा। बाकी मूलतः सपाड़ा शब्द सवाई माधोपुर और करौली जिले में पाई जाने वाली पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश की सीमा के समांतर स्थित है, उसे क्या कहा जाता है? सपाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एक आता है ऊपरमाला। क्या आ जाता है? ऊपरमाला। इस ऊपरमाला की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन आते हैं, जिसकी अगर बात करें, एक तो आता है भैंसरोडगढ़। क्या आता है? भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल। एक आता है बीजासन। क्या आ जाता है? बीजासन। और ये बीजासन कहाँ है? भीलवाड़ा, या फिर अपन इसको बिजोलिया भी बोल सकते हैं या बीजासन के नाम से भी इसे जान सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ का जो ऊपर उठा हुआ, या यहाँ पे बात करें बिजोलिया, क्या करें? बिजोलिया। बिजोलिया भीलवाड़ा और अपना कौन सा? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जो पहाड़ी नुमा ऊपर उठा हुआ भाग है, जिसे ऊपरमाला का पठार के नाम से भी जाना जाता है। भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ जो है वो चंबल नदी के किनारे क्या है? स्थित है। और चित्तौड़गढ़ जो है वो बेडच नदी के किनारे स्थित है। और भैंसरोडगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी बना हुआ है, जिसे हम चूलिया जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। और बीजासन की अगर बात करें तो ये भीलवाड़ा, या बिजोलिया की अगर बात करें तो जो भीलवाड़ा में पड़ता है। और यहाँ से का जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसे ऊपरमाला के पठार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ से दो बातें और करते हैं, तो इसका आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे आपको बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए अपन यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। देशहरों उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का भाग जो सदा हरा भरा रहता है क्या कहलाता है? देशहरों। मगरा उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भागों को क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। जबकि सपाड़ा में अगर बात करें तो सवाई माधोपुर और करौली का वह क्षेत्र जो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सपाड़ा। ऊपरमाला का पठार किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़
चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा का ऊपर उठा हुआ भाग जो है उसे ऊपर माला का पठार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेवल। किसकी बात करते हैं? मेवल। और मेवल की बात करें या मेवल व देवल की बात करते हैं। इसमें मेवल और देवल की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आती है। इसमें एक तो आ जाता है आपका कौन सा? डूंगरपुर, और दूसरा कौन सा आ जाता है? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित पहाड़ी नुमा जो क्षेत्र है जिसकी अगर बात करें, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच या मध्य स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेवल या देवल के नाम से भी जाना जाता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पे अगर कोष्टक में हम लेना चाहें तो प्रतापगढ़ के बीच स्थित मध्य स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मेवल व देवल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एक शब्द आता है बाकर। क्या शब्द आता है? बाकर। इस बाकर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यानी बात सीधी सी आ जाती है पूर्वी सिरोही में स्थित, कौन सी में? पूर्वी सिरोही में स्थित अधिक ढाल वाली पहाड़ियों को यानी बाकर किसे कहा जाता है? पूर्वी सिरोही में स्थित अधिक ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बाकर। पूर्वी सिरोही में स्थित अधिक ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। उसके बाद में एक आती है गिरवा की पहाड़ियाँ। और ये गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? उदयपुर में। और इसकी सीधी बात करें तो गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। उदयपुर जिले की कस्तूरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? गिरवा की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अपन दो बातें और करते हैं। एक आती है सुंडा की पहाड़ियाँ। यहाँ पे अगर बात करें तो सुंडा की पहाड़ियाँ या इस सुंडा की पहाड़ियों की अगर चर्चा करें या जालोर में स्थित है। बिल्कुल अगर इसकी चर्चा करें, सुंडा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? जालोर में है। और यहाँ पे भाई कौन सी माता का मंदिर है? सुधा माता का क्या है? मंदिर, या सुंडा माता का क्या है? मंदिर है। इन पहाड़ियों में राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। और इन्हीं पहाड़ियों में राजस्थान का सबसे पहला रोपवे 2008 में इसे विकसित किया गया था। अब कई विद्वान साथियों को तो ये नहीं पता कि रोपवे किसे कहते हैं। बाकी रोपवे, क्योंकि राजस्थान ले लीजिए या भारत ले लीजिए, भारत के जितने भी पर्यटक स्थल है वो ज्यादातर ऊंचाई पे स्थित हैं या पहाड़ियों पे स्थित हैं, जिसकी अगर अपन बात करें और उन पहाड़ियों के ऊपर अपन चर्चा करें तो यहाँ पे अपने जो भारत है जिसके अंदर या राजस्थान की बात करें तो वहां पे आपने ऐसे ऐसे मॉडल देखे होंगे जिनको देखने के बाद में तुम भी ये विचार करते होंगे कि बिल्कुल अगर उनको देखा जाए तो बड़े आकार वाले भी होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको इन पहाड़ियों में चढ़ने में असुविधाओं का सामना और अपने शरीर की वजह से वो उन चीजों को नहीं देख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि एक यहाँ पे लिफ्ट सुविधा बनाई गई है जिससे हर व्यक्ति इन दर्शनीय स्थलों का आनंद ले सके। तो ये रोपवे है जहां से पर्यटक स्थल है। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे 2008 में, बिल्कुल राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य सुंडा की पहाड़ियों में, और सुधा माता का मंदिर भी कहाँ है? झालोर में है। बिल्कुल अगर हम इसकी भी बातें करें। अब देखिए हम अगली बात करते हैं तो यहां से चलते हैं कि चित्रकूट पहाड़ियां। अब देखिए यहाँ पे एक तो आती है, बिल्कुल अगर चर्चा करें चित्रकूट, कौन सी? चित्रकूट पहाड़ियां। एक आती है त्रिकुट पर्वत, एक आती है यहां से चित्रकूट पहाड़ियां, एक आती है त्रिकुट पर्वत और एक आती है त्रिकुट पहाड़ियां।
त्रिकुट पहाड़ियां, एक तो आती है त्रिकुट पहाड़ियां, एक चित्रकूट पहाड़ियां और एक आती है चिड़िया टूक पहाड़ियां। कौन सी? चिड़िया टूक पहाड़ियां। अगर हम इसकी बात करें, चिड़िया टूक पहाड़ी तो आपको अच्छी तरह से पता है सभी को, कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में, जिसके ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग क्या है? स्थित है। अगर बात करें, अब देखो चित्रकूट पहाड़ियां, ये बात तो आपको पता है, ये जो चित्रकूट पहाड़ियां हैं वो कहाँ हैं? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे हैं? चित्तौड़गढ़ में। अगर बात करें उसके बाद में त्रिकुट पर्वत, और ये जो त्रिकुट पर्वत है वो कहाँ पे है? करौली में, जहां लखी मेला का आयोजित किया जाता है, लांगुरिया गीत भी। और त्रिकुट पहाड़ियों की बात करें तो ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे जैसलमेर में त्रिकुट, उसके बाद में माली पहाड़ियां। कौन सी? माली पहाड़ियां। अगर बात करें, या फिर इसे बोलते हैं दमदमा की पहाड़ियां। ये माली पहाड़ियां और दमदमा की जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में हैं? यानी यहाँ पे अगर सीधे दो शब्द बात करें तो एक आता है बयाना, और बयाना जो है, अगर बयाना की बात करें तो वो कहाँ आता है? भरतपुर में। तो माली पहाड़ियां और दमदमा पहाड़ियां कहाँ पे है? भरतपुर में स्थित है। इसका एक छोटा सा पार्ट और बच गया है जिसको हम अगले टॉपिक में क्या करेंगे? शामिल करेंगे, जिसमें अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे बच गए और कुछ और शब्दावलियां हैं जिनकी चर्चा भी हम इसी टॉपिक में करेंगे, लेकिन उसको अगले टॉपिक में। तो मैं बिल्कुल आपसे पुनः कह रहा हूं कि जो भी विद्वान साथी हमारे इस वर्दी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को वो सब्सक्राइब करेंगे, और जो फेसबुक पेज के ऊपर इसे देख रहे हैं तो वो लाइक तथा फॉलो करेंगे, और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक क्या करेंगे? देखेंगे। यदि आप मुझसे इंडियन जीके पढ़ना चाहते हो तो डिफेंस स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सोमवार को मैं इंडिया जीके लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और जिसमें मैं आपको सबसे पहले ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी इंडियन जीके या जीके अपन किसी भी पढ़े जिसमें ज्योग्राफी का अपना एक महत्वपूर्ण सहयोग होता है, और उसमें सबसे पहले हम सामान्य जानकारी से बात करेंगे, क्योंकि जब तक जीके हमें याद नहीं होगा तब तक हम उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद में हम आगे से अपने एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जहां से मैंने टॉपिक को छोड़ा था, जिसमें हमारा अंतिम जो टॉपिक चल रहा था उसमें भौतिक प्रदेश चल रहे थे, और भौतिक प्रदेश में भी हमने दो टॉपिक बना चुके थे, जिसमें हम अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे थे, और अरावली पर्वतमाला में कुछ छोटा सा शेष भाग बचा हुआ था जिसकी मुझे आपको पुनः चर्चा करनी है और उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देनी है, जिसमें केवल बची थी कुछ बातें, जिसमें कुछ पर्वत पहाड़ियां बची थी और अरावली पर्वतमाला में स्थित कुछ दर्रे बचे थे, जिनकी जानकारी देकर मैं अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतमाला का जो भौतिक प्रदेश है उसको मैं क्या कर रहा हूं? समाप्त कर रहा हूं। उससे पहले मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी कि अरावली यानी भौतिक प्रदेशों की बात करके अरावली पर्वतमाला का विस्तार देखा था, अरावली पर्वतमाला की जो ऊंची चोटियां थी उनकी बातें की थी, अरावली पर्वतमाला में स्थित कुछ प्रमुख जो शब्दावलियां थी उनकी भी हम लोगों ने चर्चा की थी, जैसे गिरवा की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां, सुंडा की पहाड़ियां, चित्रकूट पहाड़ियां, त्रिकुट पर्वत, ये सारे ये हम लोगों ने बात की थी, और इसको विस्तार से कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, उसका अध्ययन किसने किया था, उसका उत्पत्ति जनक कौन है, ये सारी बातें हम लोगों ने विस्तार से क्या की थी? प्राप्त की थी। आपने अपने यहाँ से मैं जो भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ अरावली पर्वतमाला के अंतिम चीजों की जो बात कर रहा था, अगर आप विद्वान साथी जो नए इस चैनल के ऊपर वर्दी यूट्यूब चैनल पे नए विद्वान साथी हैं तो अपने पिछले वीडियो को आप जरूर देखेंगे, और देखने के बाद में आगे के जो वीडियो है आपको बिल्कुल समझ में आएंगे, और हम लोग इसको विस्तार से आगे चालू करते हैं। और जो विद्वान साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो अपने वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन घंटी को दबाना भी ना भूले, और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना। और पहली बात मैं आपको बता दूं, आप सभी विद्वान साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं तो वो अपनी नोटबुक जरूर साथ में रखेंगे, जो भी बात आपको अच्छी लगे आप उसको उतार लीजिए, और जो भी आपको कोई भी कमेंट्स अगर आपको डालने हैं तो आप बेझिझक
बेझिझक होकर आप इसको कमेंट डाल सकते हैं, जिसमें हम आगे आपको अच्छे टॉपिक दे सकें और समय पे प्रत्येक जानकारी समय पे आपके पास पहुंचा सके और आपके समय का सदुपयोग कर सके। तो मैं अपने इसी टॉपिक में आगे बात कर रहा था अरावली पर्वतमाला, जिसमें हमने अरावली पर्वतमाला में लास्ट में मैंने आपको छोड़ा था, जिसमें मैंने बात की थी 56 की पहाड़ियां। तो 56 की पहाड़ियां जिसमें मैंने बात की थी, उसके बाद में मैंने सुंडा की पहाड़ियों की बात की थी, चिड़िया टूक पहाड़ी की बात की थी, त्रिकुट पर्वत की बात की थी, त्रिकुट पर्वतमाला त्रिकुट पहाड़ी की भी मैंने क्या की थी, बात की थी। उसी कड़ी में मैं आगे जोड़ रहा हूं और अपना जो आता है, जैसे आपसे मैं बात करूं सवर्णगिरी, जिसकी अगर अपन बात करते हैं सवर्णगिरी, अगर यहां बात करें, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे चिड़िया टूक पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, अगर हम यहां से बात करें सवर्णगिरी चिड़िया टूक पहाड़ी, इसी के नीचे अगर हम आगे चलें तो अगला आ जाता है खमनोर की पहाड़ियां। कौन सी आ जाती है? खमनोर की पहाड़ियां। यहां पे अगर अपन चर्चा करें, इसके अलावा अगर हम बात करें भीम की पहाड़ी, किसकी बात करें? भीम की पहाड़ी। और इसी चर्चा में अगर अपन बात करें भीम की पहाड़ी, अगर अपन बात करें बैराट की पहाड़ी, किसकी बात करें? बैराट की पहाड़ी। इसके अलावा अगर अपन और भी बातें करें तो बहुत सी पहाड़ियां, जिसमें अगर अपन बात करें सेवर की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी? सेवर की पहाड़ी। बिल्कुल अगर हम चर्चा करें तो इसमें हमने कुछ बातें की थी, जिसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं सवर्णगिरी या सवर्णगिरी के नाम से किसे, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है? जालोर। और जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और सवर्णगिरी तो कौन सा आ जाता है? जालोर आ जाता है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसके बाद में चिड़िया टूक पहाड़ी, तो चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर राजस्थान में अगर आपसे बात करें कि सूर्य नगरी, तो सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। और जोधपुर को राव जोधा ने बसाया था 1459 में। अगर अपन बात करें चिड़िया टूक पहाड़ी की, अगर अपन चर्चा करते तो चिड़िया टूक पहाड़ी जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जोधपुर में। कौन से जिले में है? जोधपुर में है चिड़िया टूक पहाड़ी। इसके अलावा अगर हम त्रिकुट पर्वत की बात करते हैं तो करौली में है। त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो जैसलमेर में है, जबकि चिड़िया टूक पहाड़ी की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ में है। अब देखो चिड़िया टूक पहाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में है। बिल्कुल अगर अपन बात करें, इसी चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो किसने रखी थी? रिद्धि बाई ने। किसने रखी थी? रिद्धि बाई ने। बिल्कुल अगर अपन बात करें, और रिद्धि बाई जो था वो किसके बचपन का नाम था? तो रिद्धि बाई बचपन का नाम किसका था? करणी माता का। किसका नाम था? करणी माता का। और करणी माता का जो मंदिर है उसकी अगर बात करें तो वो कहाँ पे है? देशनोक। और देशनोक कहाँ पे है? बीकानेर में है। बाकी अपन इसकी बात करेंगे। और इस बीकानेर में करणी माता, इसे चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी अगर अपन बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पे है। राव जोधा ने करणी माता के आशीर्वाद से बनाया था। और इसकी मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति की मयूर के समान है, इसके कारण इसे मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं खमनोर की पहाड़ी, और खमनोर की पहाड़ी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है? राजसमंद में। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें, और खमनोर की पहाड़ियों से यहां से ये कुमलगढ़ के समीप है। कुमलगढ़ दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार थे अबुल फजल, उसने कथन कहा था कि गढ़, तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये कुमलगढ़ जो दुर्ग है वो इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि जिसकी तरफ देखने पे सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। तो ये अबुल फजल ने कौन से, जो खमनोर की पहाड़ियां हैं उसी के समय कुमलगढ़ दुर्ग है जो राजसमंद में है, उसी कुमलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है जिसे हम कटारगढ़ बोलते हैं, जिसे मेवाड़ की क्या बोलते हैं? आंख में बोलते हैं। और मेवाड़ जो है वो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है। और जब राजस्थान इतिहास की हम बात करेंगे तो मेवाड़ की संपूर्ण जानकारी अपन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से जो खमनोर की पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? राजसमंद में। और यहाँ से क्वेश्चन बड़ा
आता है जो मैं आपको बताना चाहूँ। इस खमनोर की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ से एक राजस्थान की पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है जिसे हम बनास कहते हैं, और बनास नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बनास नदी का उद्गम होता है। और बनास नदी राजस्थान की, जिसके कुछ उपनाम भी है जैसे वन की आशा, वर्णासा या वशिष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, और ये अरावली पर्वतमाला से, अरावली पर्वतमाला के पूर्व की ओर से अर्थात खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद में भीम पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी और सेवर की पहाड़ियां। मूलतः अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। ये जो भीम पहाड़ियां हैं वो भी जयपुर में। बैराट, इस बैराट पहाड़ी की अगर अपन बात करते हैं, केवल बैराट की, तो इस बैराट पहाड़ियों से राजस्थान में एक, अगर अपन बात करें कि राजस्थान की एक जो है जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, और अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बाण गंगा। और बाण गंगा नदी का उद्गम, जिसमें अगर मैं बात करूं, ये बाण गंगा जो नदी है इसका जो उद्गम है वो कहां से होता है? बैराट की पहाड़ियों से। और इस खमनोर की पहाड़ियों की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाती है? बनास नदी का उद्गम। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो हम अपोहा तंत्र की बात करेंगे जिसमें हमें ये संपूर्ण पढ़ने की क्या मिलेगी? जानकारी। तो ये बैराट की पहाड़ियां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बाण गंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, जबकि बैराट की पहाड़ियां कहाँ हैं? जयपुर में। एक इस बैराट की पहाड़ियों की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य में सम्राट अशोक की अगर बात करें तो सम्राट अशोक का बौद्ध होने का जो प्रमुख प्रमाण प्राप्त हुआ था वो भी हमें बैराट से हुआ था, और बैराट से एक बाबरू का शिलालेख प्राप्त हुआ था जिसमें सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के तीर्थनों की बात की थी, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ की क्या की थी? बातें की थी, जो बौद्ध धर्म के तीर्थन थे। जबकि जैन धर्म के तीर्थन होते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो हम अगर बात करें तो बैराट की पहाड़ियां, बाणगंगा नदी का उद्गम, और कहां पे है? जयपुर। अगर हम सेवर की पहाड़ी की बात करते हैं तो ये सेवर की पहाड़ी भी कहां है? जयपुर में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार आप लोगों के दिमाग में फितूल की बात आती है जो कई बार हमारे राजस्थान कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि सेवर की पहाड़ियां कहाँ हैं? जयपुर। लेकिन कई विद्वानों के दिमाग में आ रहा होगा सेवर भरतपुर में, लेकिन वो अगर अपन बात करें तो वो क्या आ जाती है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अगर अपन चर्चा करें तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पे है? सेवर। कहां पे है? सेवर। और ये जो सेवर है वो कहां है? भरतपुर। लेकिन ये जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर है वो एक स्थान विशेष है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जबकि सेवर की अगर पहाड़ियां पूछी जाए तो वो कहां पे है? जयपुर में। और इस सेवर की पहाड़ियों से भी एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम बोलते हैं साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी का क्या होता है? उद्गम। और ये साबी नदी कहां से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से। और ये अलवर जिले की प्रमुख नदी है। कौन से जिले की? अलवर जिले की सबसे प्रमुख नदी है साबी। और इस साबी नदी के ऊपर एक जोधपुरा सभ्यता स्थित है। जोधपुरा, एक जोधपुरा अपना कहां पड़ता है? टोंक में। और एक जोधपुरा सभ्यता की अगर बात करें तो वो पड़ती है जयपुर में, जो साबी नदी के किनारे है। और जोधपुरा जो सभ्यता जयपुर में है वहां से हाथी दांत के क्या मिले हैं? अवशेष। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में हाथी दांत के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो जोधपुरा सभ्यता। और जोधपुरा सभ्यता कहां पे है? अपने जयपुर में। जबकि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है? सेवर, भरतपुर में। अगर अपन बात करें तो यहां से मैंने तीन बातें आपके साथ की। सवर्णगिरी किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पे है? जोधपुर में है। खमनोर की पहाड़ियां कहां हैं? राजसंबंध में है, जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। जबकि चिड़िया टूक पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़। किसने नींव रखी? रिद्धिबाई। रिद्धिबाई किसके बचपन का नाम है? करणी माता का। करणी माता का मंदिर कहां है? देशनोक, बीकानेर में है। उसके अलावा भीम की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां और सेवर की पहाड़ियां कहां पे है? जयपुर में है। जबकि बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी और सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का क्या होता है? उद्गम।
जबकि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, भरतपुर। तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आगे की कड़ी में आपको यहीं पे बताता हूं, जिसकी अगर अपन चर्चा करें इसी में। तो बिल्कुल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा और बिल्कुल मैं आगे इसको बढ़ाने की प्रक्रिया आगे प्रारंभ करता हूं। तो यहां से मैं आगे बढ़ा रहा हूं और बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आगे, और जो हमारे वर्दी यूट्यूब चैनल पे नए विद्वान साथी हैं तो वो इसे सब्सक्राइब, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और टॉपिक जो भी हमारा चल रहा है जिसको शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना चाहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी समय पे प्राप्त हो और बिल्कुल आपको अच्छा लगे कि हम लोगों ने कुछ सीखा है। अगर आप बीच में इसको छोड़ दोगे तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो फिर टॉपिक का ही क्या होगा। तो इसलिए आपको समय का सदुपयोग भी करना है, और ये जो आप अपने मोबाइल के ऊपर फालतू की चीजें देख उनको थोड़े समय के लिए थोड़ा विराम दे दीजिए, और कुछ अच्छी चीजें जिससे आप लोगों का भविष्य बने और आपको एक सीट मिले, और सीट मिलने के बाद में आपको सारे सुखों का पता ही है कि हम लोगों को किस प्रकार से क्या सुख। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको फिर पुनः मिटा रहा हूं। अब देखिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सी चीजें हैं अरावली पर्वतमाला की, और जिसको अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसी में अगर हम बात करें अचरोल की पहाड़ियां, किसकी, अचरोल की पहाड़ियां, किसकी पहाड़ियां, अचरोल की पहाड़ियां, बिल्कुल अगर चर्चा करें। इसी के नीचे अगर हम बात करें तो यहां से दो बातें और भी करेंगे। एक बीजक की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। तो ये दो पहाड़ियां भी कहां पे है, जयपुर में। कहां पे है, जयपुर में। तो बिल्कुल अगर चले बीजक की पहाड़ी, अचरोल पहाड़ी, भीम पहाड़ी, बैराट पहाड़ी और सेवर की पहाड़ियां कहां पे है, जयपुर में। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक शब्द आता है तोरावाटी। क्या आता है, तोरावाटी। बिल्कुल एक तो इस शब्द की अपन व्याख्या करेंगे। उसके बाद में एक आता है आपका वांगड़ और एक आता है आपका बांगड़। ये दो शब्दों की भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। इसके बाद में एक आता है बीहड़ क्षेत्र, क्या आ जाता है, बीहड़ क्षेत्र, और एक आता है बीड़ क्षेत्र। क्या जाता है, बीड़ क्षेत्र। इन शब्दों की भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके अलावा अपन एक शब्द और है जिसकी भी अपन व्याख्या करेंगे, लेकिन अचरोल की पहाड़ी और बीजक की पहाड़ी कहाँ पे है, जयपुर में, तोरावाटी। इसकी अगर बात करें तो ये तोरावाटी जो शब्द है जिसमें अपन अगर बात करते हैं तो यहाँ शेखावाटी में अगर अपन बात करें कि शेखावाटी में कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोरावाटी। जबकि ये जो कातली नदी है इसकी अगर बात करें कि शेखावाटी में कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। तो ये जो तोरावाटी जो है वो कातली नदी, जबकि कातली नदी का जो उद्गम है उसकी अगर अपन बात करें तो वो कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ियों से। कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ियां। और ये खंडेला की पहाड़ियां जो है वो सीकर जिले में पड़ती है। कौन से में पड़ती है, सीकर जिले में। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, जो कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि खंडेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ खंडेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, गोटे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, गोटे के लिए प्रसिद्ध है। और आजकल इसमें एक यूरेनियम की खान भी निकल रही है जिससे यूरेनियम के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। जिसमें अगर अपन बात करें और गोटे के कुछ प्रकार आते हैं जो कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे लप्पा लपे किरण काबरा, लप्पा लपे किरण काबरा, तो ये भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। जबकि कातली नदी शेखावाटी के केवल दो ही जिलों से गुजरती है, एक झुंझुनू और एक कौन सा, सीकर। जबकि चूरू की सीमा से पहले क्या हो जाती है, समाप्त। तो शेखावाटी में कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। जो सीधा सा एक इसी तोरावाटी में या शेखावाटी में एक शब्द है जोहड़। क्या आता है, जोहड़। ये भी कई बार आप लोगों को
कंपटीशन में पूछा जाता है। और जोहड़ की अगर बात करें तो जोहड़ शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। जबकि अपन जोड़ा किसे कहते हैं, गांव वाली भाषा में अगर अपन बात करें तो अपने गांव का जो गंदा पानी होता है, जो हमारे गांव से बाहर जाकर एक खाई में या फिर एक जोड़ में इकट्ठा हो जाता है, उसे जोड़ बोलते हैं। लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। यानी शेखावाटी क्षेत्र में कुओं को स्थानीय भाषा में, किसमें, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अगर अपन बात करें, जैसे राजस्थान में कुओं के द्वारा या नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वो कहाँ पे होती है, जयपुर में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक वांगड़ शब्द आता है। कौन सा आता है, वांगड़ शब्द। और ये वांगड़ और एक आता है बांगड़, ये दोनों शब्द आपको कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। जिसकी भी अपन अगर बात करें तो यहाँ पे दो बातें करते हैं, एक तो ये वांगड़ और एक ये बांगड़। ये जो बांगड़ है ये तो आता है डूंगरपुर, कहाँ आता है, डूंगरपुर। और दूसरे की, मैं इस जोहड़ शब्द को मिटा रहा हूं एक बार बिल्कुल, तो शेखावाटी में जोहड़ किसे कहा जाता है, ये बात आपको, वांगड़ क्षेत्र। ये वांगड़ क्षेत्र जो है वो एक तो आता है डूंगरपुर और दूसरा कौन सा आ जाता है, बांसवाड़ा। कौन सा आ जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, इनके आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, वांगड़ प्रदेश। क्या कहा जाता है, वांगड़ प्रदेश। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जबकि वांगड़ की गंगा, तो वांगड़ की गंगा किसे कहा जाता है, माही नदी को। किसको कहा जाता है, माही नदी को। तो बिल्कुल आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वांगड़ प्रदेश। और ये गंगा की अगर बात करें तो वांगड़ की गंगा किसे कहा जाता है, माही नदी को। बिल्कुल अगर अपन बातें करें। अब देखिए एक आता है बांगड़। अगर इस बांगड़ की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें एक तो आ जाती है शेखावाटी। क्या आ जाती है, शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में अगर बात करें तो सीकर, एक आ जाता है झुंझुनू और एक आ जाता है चूरू। इन तीनों के मिले हुए क्षेत्र को शेखावाटी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कौन सा मिल जाता है, नागौर का क्षेत्र। कौन सा मिल जाता है, नागौर का क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर के मिले हुए भाग को, नागौर के मिले हुए भाग को क्या कहा जाता है, बांगड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगड़। यानी शेखावाटी व नागौर का कुछ क्षेत्र है जिसे हम बांगड़ कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, बांगड़ का धनी, और बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है, नरहड़ पीर। और ये नरहड़ पीर जो है वो कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। कहाँ पड़ता है, झुंझुनू। और झुंझुनू में भी कहाँ पड़ता है, चिड़ावा। तो यानी एक तो बांगड़ का धनी, नरहड़ पीर को कहा जाता है, और बांगड़, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर के आसपास के क्षेत्र को बांगड़। जबकि वांगड़ की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र। अब एक आता है बिहड़ और एक आता है बीड़ क्षेत्र। अब जिसमें मैं बिहड़ की बात करता हूं, ये बिहड़ जो क्षेत्र है वो मूलतः चंबल नदी के किनारे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये जो चंबल नदी है, जैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है, राजस्थान की, यानी ये चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, जो आप लोगों को पता है, जाना पाओ की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश से। तो ये बिहड़ क्षेत्र चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में, इसमें क्या होता है, जहां से नदियां बहती हैं, नदियों को जो ये क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन बनाने वाली नदी तो कौन सी आ जाती है, चंबल। अब देखिए इसमें बात क्या होती है, अगर वो बात करें हम, तो ये चंबल नदी जहां से बहेगी तो वो क्या होती है, अवनालिका अपर्दन में बढ़ जाती है। और अवनालिका अपर्दन में बढ़ने के बाद में क्या होता है कि आगे जाकर ये अब आपस में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। जैसे कि मैं यहां से बात करूं, अब इसमें क्या हुआ कि ये जैसे ही वापस में मिलती है तो इसके किनारे घने जंगल हो जाते हैं और गहरे खाड़े बन जाते हैं। और उन खाड़ों की अगर अपन चर्चा करें तो उनमें घने जंगल
होते हैं, और वो घने जंगल जो होते हैं और घने, जिन्हें क्या कहा जाता है, बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। चंबल नदी के किनारे वाले क्षेत्र में जहां घने जंगल होते हैं और गहरे खड्डे युक्त भाग होते हैं, उन्हें बीहड़ कहा जाता है। और बीहड़ क्षेत्र को डाकुओं की, किसकी, डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। अगर बात करें तो डाकुओं की शरण स्थली, तो डाकुओं की शरण स्थली किसे कहा जाता है, बीहड़। लेकिन कंपटीशन में ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र, तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कहां पे है, धौलपुर। धौलपुर के बाद में कहां पे है, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कहां है, आपके धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। कौन सी नदी के किनारे है, तो चंबल नदी के किनारे है। और ये बीहड़ क्षेत्रों को डाकुओं की क्या कहा जाता है, शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। अब एक शब्द रह गया, बिल्कुल इस शब्द को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसकी बाकी बातें अपन ऊपर करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा, और बिल्कुल मैं आगे बात कर रहा हूँ। अचरोल की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी जयपुर में, तोरावाटी, कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी, जबकि कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां, सेकर और खंडेला किसके प्रसिद्ध है, यूरेनियम और गोटे के लिए प्रसिद्ध है। जबकि वांगड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, बांगड़ शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर का मिला हुआ, और बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है, नरड़पीर। जबकि बीहड़ क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली में है। जबकि बीहड़ क्षेत्र चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो घने जंगल होते हैं और गहरे खड्डे युक्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, बीहड़। और बीहड़ क्षेत्र को डाकुओं की क्या कहा जाता है, शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी हमारी क्लियर हुई। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में बिल्कुल आगे अपन इसकी बात करते हैं। और जो हमारे बंदे फेसबुक पेज पे अगर इसे देख रहे हैं लाइक, तो फेसबुक पेज पे इसे लाइक करें तथा इसको क्या करें, फॉलो भी करें। और जो बंदे बिल्कुल तो हमारे साथ नए विद्वान साथी हैं, तो वो इस वर्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन घंटी को दबाना भी ना भूले। अब देखिए अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, अपना भीड़। कौन सा है, भीड़। बिल्कुल अगर अपन बात करें, ये जो बीड़ है इसमें क्या होता है, शेखावाटी में, किसमें आता है, शेखावाटी में। शेखावाटी में पशुओं को, शेखावाटी क्षेत्र में जो हरे चारे, शेखावाटी क्षेत्र में पशुओं के लिए, किसके लिए, पशुओं के लिए जो हरे चारे या हरे घास के जो मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। यानी शेखावाटी क्षेत्र में पशुओं के लिए जो हरे चारे के मैदान हैं, हरे चारे के क्या हैं, मैदान हैं, या हरे चारे यानी घास के क्या है, मैदान है, जिसे शेखावाटी में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीड़। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक आता है मारवाड़ और एक आता है आपका कौन सा, मेवाड़। तो मारवाड़ जो है वो तो किसके आसपास का क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है। यानी जोधपुर के आसपास का क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, मारवाड़। और मेवाड़ की अगर बात करें तो ये किसके आसपास का क्षेत्र है, उदयपुर के आसपास का क्या है, क्षेत्र है। इसमें अगर हम राजस्थान का डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे बिल्कुल इन शब्दों की अपन बातें कर सकते हैं। जैसे जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कौन सा आ जाता है, मारवाड़। और उदयपुर के पास का क्षेत्र क्या आ जाता है, मेवाड़। और यहाँ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास का क्षेत्र कौन सा आ जाता है, योधे क्षेत्र आ जाता है। और बीकानेर के आसपास का क्षेत्र क्या आ जाता है, जांगल प्रदेश आ जाता है। और यहाँ पे अगर बात करें सीकर, एक अपन बात करें झुंझुनू और एक हम बात करें चूरू। और इन तीनों मिले हुए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, शेखावाटी। क्या कहा जाता है, शेखावाटी। अगर इसमें नागौर का कुछ हिस्सा मिला दिया जाए तो इन चारों क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, बांगड़। क्या बोला जाता है, बांगड़। और ये अपना डूंगरपुर आ जाता है और ये आ जाता है आपका बांसवाड़ा। इनके मिले हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वांगड़। क्या बोलते हैं, वांगड़। यहाँ पे इस शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है, जोड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये कुछ बातें थी जिनको हम लोगों ने यहाँ पे देखा
मेवाड़ देखा, मारवाड़ देखा, और यहाँ जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ढूढ़ाड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं, ढूढ़ाड़। इसके अलावा ये जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं, हाड़ौती क्षेत्र। यहाँ पे जो करौली के आसपास का क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं, डांग क्षेत्र। तो ये बात भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब देखिए आप लोग बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल इसकी चर्चा कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपसे मैं बात करूंगा दो बातें। एक तो आ जाता है अरावली पर्वतमाला में स्थित प्रमुख दर्रे। तो अरावली पर्वतमाला के प्रमुख स्थित दर्रे जिनकी चर्चा मैं अभी ऊपर करने वाला हूं। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी, जिसमें मैंने भीड़, मारवाड़ और मेवाड़ की बात की। इसके अलावा राजस्थान के जो प्राचीन जिलों के उपनाम अगर अपन पढ़ेंगे तो उनकी चर्चा भी हम यहाँ पे करेंगे। अब इसका लास्ट और अंतिम टॉपिक है अरावली पर्वतमाला का, जिसमें हम बात करेंगे कि अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। यहाँ पे अगर अपन बात करें प्रमुख दर्रे, यहाँ अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे, जैसे मैं आपसे बात करूं कि दर्रे किसे कहा जाता है, तो ये नदियों, जो पहाड़ी क्षेत्रों से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ कंकर पत्थर लाती हैं और अपने साथ जो ये मैंने कहा बीहड़ क्षेत्र होते हैं, इन बीहड़ क्षेत्रों के अंदर जो कठिन रास्ते होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं सीधी भाषा में कि राजस्थान में चंबल नदी के किनारे यानी गहरे यानी कटे फटे जो रास्ते होते हैं उन्हें आम भाषा में या स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, दर्रे। जैसे भारत के दर्रों की बात करें तो प्रत्येक अपन एक एक ट्रिक बनाकर उनकी चर्चा कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बुजी ने बन्नी को कार में बैठाया और जो उसे पीर बाबा के पास ले गया। अगर उसकी बात करें तो ये तो भारत में जब अपन दर्रों की बात करेंगे तो वहां इनकी चर्चा करेंगे। तो उनमें जैसे कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे बात करूं, जैसे जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पे अगर बात करें तो बुजी ने किसको, बन्नी को किसमें, कार में, और क्या किया, बैठाया, जो उसे कहां ले गया, पीर बाबा के पास। तो यहाँ जम्मू कश्मीर की जैसे बुर्जिला हो गया, बनियाला हो गया, कर्रा कोरम हो गया, जोजिला हो गया और पीर पंजाल दर्रा हो गए, ये सारे के सारे कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो केवल अरावली पर्वतमाला के दर्रे पढ़ने जा रहे हैं और जिनकी प्रमुख बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कटे फटे तंग रास्तों को क्या कहा जाता है, दर्रे। और दर्रे ज्यादातर नदियों के किनारे होते हैं, बीहड़ क्षेत्र में होते हैं, जहां से कुछ गुप्त रास्ते बनते हैं और जिन्हीं को क्या कहा जाता है, दर्रे कहा जाता है। तो भारत में भी हिमालय पर्वतमाला के तलहटी वाले क्षेत्रों में क्या है, दर्रे हैं। और राजस्थान में हम अरावली पर्वत, जैसे कि मैं बात करूं केवड़ा नाल का दर्रा, कौन सा, केवड़ा नाल का दर्रा, बिल्कुल अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे केवड़ा नाल का दर्रा। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं फुलवारी नाल का दर्रा, फुलवारी। एक मैं आपको बात करूं हाथी नाल का दर्रा, तो ये हाथी नाल का दर्रा, ये केवड़ा नाल का दर्रा, फुलवारी नाल और हाथी नाल के जो दर्रे हैं वो तीनों के तीनों कौन से जिले में है, उदयपुर में है। और अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार भी कहाँ है, उदयपुर में है। उसके बाद में आता है सोमेश्वर, कौन सा आता है, सोमेश्वर नाल का दर्रा। और ये अगर बात करें तो ये मूलतः कहाँ आ जाता है, राज संबंध में, कहाँ आ जाता है, राज संबंध। इसके अलावा एक आता है गोरम घाट, कौन सा आ जाता है, गोरम घाट का दर्रा। और ये भी कहाँ पे, एक आता है खामली घाट, कौन सा, खामली घाट का दर्रा। और ये भी कहा आ जाता है, राज संबंध में आ जाता है। जैसे केवड़ा नाल का दर्रा, फुलवारी नाल का दर्रा, हाथी नाल का दर्रा, ये कहाँ पे है, उदयपुर में। और ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है कि सर्वाधिक वनस्पति वाला जो जिला है वो भी उदयपुर है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला अगर संभाग करें तो वो भी कौन सा है, उदयपुर है। और यहाँ पे अरावली पर्वतमाला का सबसे ज्यादा विस्तार भी कहाँ है, उदयपुर है। जिलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। और राजस्थान का पूर्व का वैनी
वेनिस भी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाथी नाल, फुलवारी नाल और केवड़ा नाल का जो दर्रा है वो कहाँ पे है, उदयपुर में। सोमेश्वर नाल दर्रा राजसंबंध, गोरम घाट का दर्रा राजसंबंध और रामली घाट का जो खामली घाट का दर्रा है वो भी कहाँ है, राजसंबंध। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एक आता है देशूरी। कौन सा आता है, देशूरी की नाल का दर्रा। बिल्कुल अगर बात करें देशूरी की नाल का दर्रा, और इसकी अगर अपन चर्चा करें तो ये देशूरी नाल का दर्रा राजसंबंध और पाली जिले के बीच स्थित है। अर्थात एक तो कौन सा, राजसंबंध प्लस और कौन सा, पाली। तो राजसंबंध और पाली की सीमा पर ये देशूरी नाल का दर्रा है, अर्थात राजसंबंध और पाली को आपस में जोड़ने का भी क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद में आता है बरदर्रा। कौन सा आ जाता है, बरदर्रा। और ये बरदर्रा जो है वो मूलतः कौन से जिले में है, पाले में। कहां पे है, पाले में। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक आता है पगल्या दर्रा। कौन सा आ जाता है, पगल्या दर्रा। और ये पगल्या दर्रा भी कहां है, पाले में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बरदर्रा जो है वो पाले, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं चर्चा करूं ब्यावर, और ये ब्यावर कहां पड़ता है, अजमेर में। तो ये बात भी, बरदर्रा पाली और अजमेर की सीमा पर स्थित है, जबकि पगल्या दर्रा केवल कहां पे है, पाली में है। बिल्कुल अगर अपन बात करें, इसके अलावा एक आता है शिवपुरी घाट का दर्रा। कौन सा आता है, शिवपुरी घाट का दर्रा, शिवपुरी घाट का दर्रा। बिल्कुल अगर अपन बात करें, इसके अलावा एक आता है स्वरूप सागर, स्वरूप घाट का दर्रा। तो ये स्वरूप घाट का दर्रा या शिवपुरी घाट का दर्रा। इसी के अलावा अगर अपन बात करें, एक सुर्रा घाट। कौन सा आता है, सुर्रा घाट का दर्रा। और ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे है, और वो कहाँ है, ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पे है, पाली, सॉरी ब्यावर कहाँ पे है, अजमेर। यहाँ पे अगर अपन चर्चा करें, और ये शिवपुरी घाट, स्वरूप घाट और सुर्रा घाट जो दर्रे हैं वो कहाँ पे है, ब्यावर। और ब्यावर कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में। एक आता है दिलवाड़ा की नाल का दर्रा। कौन सा आ जाता है, दिलवाड़ा की नाल का दर्रा। तो एक आता है दिलवाड़ा की नाल का दर्रा, और ये दिलवाड़ा आपको पता है सिरोही में पड़ता है, जबकि दिलवाड़ा नाल ये बेटा कहाँ से, मेवाड़ को गुजरात से, मेवाड़ को गुजरात से जोड़ने का क्या करता है, कार्य करता है। और दिलवाड़ा की नाल का दर्रा मूलतः कहाँ पे है, सिरोही। क्योंकि आपने पहले देखा था दिलवाड़ा जो चोटी है वो कहाँ है, सिरोही में है। और ये जो मेवाड़ को किससे जोड़ता है, गुजरात से क्या करता है, जोड़ता है। इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला के कुछ प्रमुख दर्रे थे जिनकी चर्चा भी हम लोगों ने की। और यहाँ से बिल्कुल अगर अपन आगे बात करते हैं तो यहाँ दो चर्चा, जिसमें मैंने कहा प्रमुख दर्रे केवड़ा नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल उदयपुर में है। सोमेश्वर नाल, खोरम घाट और खामली घाट राजसंबंध में है। दिलवाड़ा के नाल मेवाड़ को से जोड़ता है। बरदर्रा पाली और ब्यावर में है। पगला दर्रा पाली में है। देशूरी नाल राजसंबंध और पाली के मध्य है। और ये शिवपुरी घाट, स्वरूप घाट और सुर्रा घाट ब्यावर कहाँ पे है, अजमेर में। बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हम अपने शब्दों को यहाँ विराम देते हैं। लेकिन एक बात है कि जो विद्वान साथी टॉपिकों को देख रहे हैं, विस्तार से देख रहे हैं, जो नए विद्वान साथी हैं वो प्रत्येक टॉपिक को या इससे पीछे वाले वीडियो को देखना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटे को दबाएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।